हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी के एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, जो हमने एक न्यू चैप्टर की ऑलरेडी शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 लैंड यूज। माफ करना दोस्तों, चैप्टर नंबर 6 है ये, ठीक है ना। मैंने गलती से 3 लिखा हुआ है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज को इग्नोर कर दोगे। तो हो जाता है कभी कभी, जैसे मैंने नाम लिया वैसे ही मेरे को क्लिक हुआ कि मैंने गलती से 3 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कर देंगे 6। तो चैप्टर नंबर 6 है, इसका नाम लैंड यूज, और इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है इस चैप्टर का, जो कि इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर वीडियो होगा। यानी कि फाइनली हम ये चैप्टर को आज टोटली कंप्लीट कर देंगे, एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको एंड तक देख लेना। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांट टू टेल यू समथिंग। जैसे कि आप जानते हो कि लैंड यूज हमने जब स्टार्ट किया था, तो हमने डिस्कस किया था यार कि हमारा जो लैंड यूज होता है उसका तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है। अब जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जो रूरल जगह होता है, रूरल मतलब क्या होता है, विलेज एरिया। तो गांव का साइड जो होता है, विलेज एरिया जो होता है, उसमें जो जमीन का यूज होता है, यानी लैंड का जो यूज होता है, वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से, अलग तरीके से होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो ज्यादातर जमीन होती है वो या तो खेती करने के लिए यूज होती है, या तो एनिमल ग्रेजिंग के लिए, यानी कि जो पालतू जानवर होते हैं उसको चराने के लिए होती है, या फिर कुछ डिफरेंट टाइप का यूज होता है। लेकिन वही आप अर्बन एरिया में आ जाओगे, यानी शहर वाले इलाके में आ जाओगे, तो ये जो लैंड यूज होता है वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। ये हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए, यानी कि रोड्स बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए, इवन आपका जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो बनाने के लिए। तो ये सब जगह बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ऑफिसेस बनाने के लिए, इस चीज के लिए लैंड का यूज किया जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं रूरल एरिया और जो अर्बन एरिया है, इसके जो तरीके हैं लैंड यूज करने के, वो टोटली डिफरेंट है। ये सभी चीज ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 में डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखे, जाके जरूर देख लेना। और साथ में आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, क्योंकि प्लेलिस्ट में आप सभी के लिए पूरा वीडियो, साइंस और मैथ्स का तो पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स आपके लिए लगभग 50% से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है। आपके एग्जाम्स आ रहे हैं दोस्तों, चल रहे होंगे, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड साथ ही में अच्छे से पढ़ाई करते रहो, कंसेप्चुअल नॉलेज अच्छे से गेन करते रहो हमारे वीडियोस देख के। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, तो देखो आज का जो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, वो है दोस्तों प्लैन्ड सिटीज। अब प्लैन्ड सिटीज मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, आपको याद होगा अगर हमारे प्रीवियस ही लेक्चर में। तो प्लैन्ड सिटीज की अगर मैं बात करूं, ये क्या सिटीज होता है, नाम में देखो प्लैन्ड किया हुआ, यानी कि कुछ शहर ऐसे होते हैं जिसको प्लान करके बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा मुंबई शहर है, ठीक है ना। मुंबई क्यों नाम ले, क्योंकि मैं यहां पे ही रहता हूं, लगभग मुंबई के आसपास ही रहता हूं। तो मुंबई जो शहर है, इसको प्लान बहुत ज्यादा किया गया था, क्योंकि देखो ये पहली बात तो ये एक टापू था, यानी आइलैंड जैसा था, ठीक है ना। उसके ऊपर लाइक पूरा देखा जाए तो अरेबियन सी से घिरा हुआ है, चारों बगल से तो 3 साइड से तो घिरा हुआ है। और कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसको बसाया गया है, यानी कि एक तरीके से लैंड को जो है वो डेवलप करके बसाया गया है। और इसके ऊपर बहुत सारी चीज बनाई गई। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इतना ज्यादा हुआ है कि आज मुंबई पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। यानी आप पूरे वर्ल्ड में चले जाओ और आप बोलो कि मैं मुंबई इंडिया में रहता हूं, तो लोग पहचानेंगे, क्योंकि मुंबई इतना बड़ा शहर है और इतना फेमस शहर है, और इतना इकोनॉमिकली कैपिटल है हमारा, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा पैसा जनरेट होता है। यहाँ पे जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उसके ऑफिसेस प्रेजेंट है, बड़े बड़े लाइक फिल्म स्टार यहाँ पे प्रेजेंट है, जहाँ से बहुत पैसा जनरेट होता है हमारे इंडिया के लिए, ठीक है ना। बड़े बड़े बिजनेसमैन के ऑफिसेस है, तो ये सभी चीज़ आप बोल सकते हो। तो कहीं ना कहीं मुंबई एक बहुत ही अच्छा शहर माना जाता है प्लान सिटीज के हिसाब से। तो जैसे ही एक स्टोरी है इसके पीछे, जैसे ही हमारा जो बोलते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, क्योंकि एक जमाना था जब हम लोग बहुत खेती वगैरह करके खाली जिंदगी जीते थे, मैंने मतलब 100 साल पहले की बात है, 50-100 साल पहले की बात है। लेकिन धीरे धीरे जब हम टेक्नोलॉजी का जमाना आया, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी इंडस्ट्रीज आना शुरू कर दी, ठीक है ना। फिर मॉडर्नाइजेशन आया, यानी कि अलग अलग तरीके से लोग का लाइफस्टाइल चेंज हो गया। तो लाइफस्टाइल जब चेंज होगा तो अलग अलग कंपनीज भी आएगी, अलग अलग इंडस्ट्रीज आएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे हम पहले धोती कुर्ता पहनते थे, लेकिन आज के डेट में हम टी शर्ट्स पहनते हैं, बहुत सारे फैशन डिजाइनिंग के क्लोथ्स पहनते हैं। तो वो क्लोथ्स को बनाने के लिए भी कंपनी चाहिए ना, समझ में आ रहा है, इंडस्ट्रीज चाहिए। तो वो सब चीज़ एस्टैब्लिश होते गए, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होते गया, और सिटीज़ भी ज़्यादा बड़े होते गए। तो शहर बसने लगे, और बहुत सारा लैंड जो अवेलेबल था एक टाइम पे, जो पूरा सपाट लैंड होता था, खेती का लैंड होता था, वो सबको यूटिलाइज करके आज उसमें बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं, बड़े बड़े चीज़ें हो रही है उसमें अच्छे से। और ऐसे ही बहुत सारे शहर पूरे वर्ल्ड में है, ना सिर्फ मुंबई जो कि इंडिया में आता है, वैसे आप देखोगे तो बहुत सारे शहर, चंडीगढ़ नाम ले लो, बेंगलुरु ले लो, ठीक है, दिल्ली ले लो, ये सब बहुत बड़े प्लान सिटीज़ में माने जाते हैं, ठीक है ना। भुवनेश्वर हो गया, ठीक है ना, ये सब जो सिटीज़ है। और खासकर बाहर देश की बात करें, सियोल करके कंट्री, आई मीन टू से सिटी है, ठीक है ना, सियोल, जो कि साउथ कोरिया में आता है, सियोल, ठीक है ना। साउथ कोरिया आपको पता ही है, कोरिया कंट्री, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया दो है। तो साउथ कोरिया में सियोल करके एक सिटी है, वो हो गया। साथ ही में जूरिक है स्विट्जरलैंड में,
ठीक है ना, वॉशिंगटन डीसी है यूएसए में। तो इस प्रकार के जो शहर होते हैं इसको हम लोग प्लान सिटीज बोलते हैं, क्योंकि इसमें नॉर्मली एक प्लानिंग किया जाता है कि कैसे शहर को बसाया जाएगा, और जो लैंड होता है उसको एक प्रॉपर तरीके से यूज करके इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया जाता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत ही इजीली और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, इसमें कोई ज्यादा सोचने और ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, बस अच्छे से थोड़ा समझ लो, ध्यान दे दो, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा और आप खुद से भी इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। अगला एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिसका नाम है 7/12 एक्सट्रैक्ट। 7/12 एक्सट्रैक्ट। अब ये जो 7/12 है, ये बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये 7/12 है क्या, ये जो 7/12 जो मैंने लिखा है ये है क्या। इसके पीछे एक वजह है, एक्चुअल में इसको बोला जाता है 7/12, या तो नॉर्मल हम लोग बोलते हैं 7/12। क्या बोलते हैं? 7, हिंदी वर्ड 7/12। ये तो आपको पता होगा, जो लोग थोड़ा बहुत लैंड की डॉक्यूमेंट्री अगर उनको समझ में आती होगी, क्योंकि आप लोग तो छोटे हो, शायद आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन ये वर्ड 7/12 ना अपने पेरेंट्स से पूछना। 7/12 आपके पेरेंट्स से पूछो और बोलो कि ये क्या होता है, लैंड जो होता है जमीन के सिलसिले में, ये जो 7/12 ये हो क्या होता है। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हर जमीन का कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड होता है कि ये जमीन किसको बिलोंग करती है। जैसे कि आप कोई जमीन खरीदते हो, ठीक है, तो या तो वो जमीन गवर्नमेंट की होगी या तो कोई प्राइवेट की रहेगी, लेकिन उसका एक रिकॉर्ड हमेशा प्रेजेंट होता है ऑन पेपर। आप कहीं का भी किसी का भी जमीन जो है वो पता लगा सकते हो विद द हेल्प ऑफ सम डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स, तो वही जो डॉक्यूमेंट होता है इट इज नथिंग बट द 7/12। इसको क्या बोलते हैं? 7/12 बोलते हैं। तो 7/12 एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पूरा डिटेल लिखा होता है कि हु इज द ओनर ऑफ दिस लैंड, हु इज द सेकंड ओनर, ये सभी चीज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लैंड यूटिलाइजेशन जो होता है वो अलग अलग डिफरेंट तरीके से होता है नॉर्मली, और लैंड रजिस्ट्रेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट इन द लैंड यूज। क्योंकि अगर आप लैंड यूज कर रहे हो, जमीन है आपके पास, तो वो लैंड किसको बिलोंग करती है, वो लैंड किस तरीके से यूज होने वाला है, और क्या उस लैंड का रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लैंड रजिस्ट्रेशन। तो लैंड रजिस्ट्रेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है या फिर एक प्राइवेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, लेकिन ये जितने भी चीजें होती है ये किसके अंडर में आ जाता है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आ जाता है। तो आपको पता है कि हमारे देश में या फिर स्टेट में हर एक का एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है कि कौन सी जगह से कितना रेवेन्यू आ रहा है। उसी प्रकार लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है। लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में यह पता होना चाहिए कि लैंड रजिस्ट्रेशन उस पर्टिकुलर जमीन पे किसका रजिस्ट्रेशन है, कौन है उसका असली वारिश, यानी कि सबसे पहला जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो किसके नाम पे हुआ था, फिर उसके बाद उसको किसने खरीदा, सेकंड ट्रांसफर, थर्ड ट्रांसफर, ऐसे ऐसे जो होते हैं ना, ये सभी चीज का पूरा रिकॉर्ड इस चीज पे प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग 7/12 बोलते हैं। ये एक हिंदी वर्ड है लेकिन इंग्लिश में हम पढ़ेंगे, इसीलिए ये 7/12 एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, 7/12 बोलते हैं इसको नॉर्मली। ये चीज ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब बड़े हो जाओगे और जब जमीन वगैरह का लेन देन होगा या फिर कुछ आपके पुराने जमीन वगैरह होंगे तो अपने पेरेंट्स से एक बार बात करना, उनको शायद समझ में आ जाए, तो ये चीज बता देंगे आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो नॉर्मली इससे फायदा क्या है, 7/12 जब आपके हाथ में पेपर रहेगा तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो जमीन है वो किसके नाम पे थी, यानी कि जो ओनरशिप है इस जमीन की, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि ये मालिक है इस जमीन का, तो ओनरशिप किसके नाम पे है, ये एक्सट्रैक्ट एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है किसके अंदर, पब्लिक रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो होता है, ठीक है ना, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पब्लिक रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके अंडर में एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है। क्योंकि रिकॉर्ड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, कल को आके कोई भी बोल दे ये मेरी जमीन है, तो आप तो पेपर तो नॉर्मली एक तरीके से झूठा भी बना सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल पेपर क्या होगा, 7/12 होगा। 7/12 दिखाओ, दिस इज द 7/12 एंड इसमें लिखा हुआ है कि आई एम द ओनर ऑफ दिस लैंड, तो ये एक क्या हो जाएगा, एक लीगल प्रूफ हो जाएगा, और इससे हम लोग बता सकते हैं कि ओनर कौन है। ठीक है, तो ये एक रिकॉर्ड रखता है पब्लिक डिपार्टमेंट में, जो सीरियल नंबर है इसमें 7 और 12, ये एक डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड है, डिस्टिंक्ट सेक्शन है, जो अलग अलग लॉ बताता है। हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड का जो लॉ बनाया हुआ है, ओनरशिप ऑफ लैंड का जो कानून बना हुआ है, इसके हिसाब से ये चीज बताता है। ठीक है ना, और ये जो 7/12, ये जो 7/12 जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जो एक्सट्रैक्ट है नॉर्मली, ये एक तरीके से आप बोल सकते हो एक आईना दिखाता है, एक मिरर है, एक लैंड का जो है वो मिरर है। क्या मिरर है कि फॉर एग्जांपल अगर आप उसको देख लोगे तो पता चल जाएगा कि हु इज द ओनर, हु इज द रियल ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंड, तो ये सब चीज जो है आपको पता चल जाता है। और ये बहुत सारी चीजें हमें आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग का जमीन जो है वो इधर उधर हो जाता है और रियल ओनर को ने पता नहीं चलता है, तो ये चीज एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। क्लियर है? और आप जब अपना टेक्स्ट बुक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट्स दिखेंगे, ठीक है ना, ऐसा एक पेपर पे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखेगा, तो इस प्रकार का एक्चुअली वो डॉक्यूमेंट्स होता है, इसमें कुछ डिटेल्स लिखे होते हैं। ठीक है, तो एक बार जरूर से आपका सिलेबस टेक्स्ट बुक चेकआउट कर लेना, बुक्स चेकआउट कर लेना, उसमें आपको देखने मिल जाएगा कि एक्जैक्टली वो पेपर कैसा दिखता है 7/12। ठीक है ना, या फिर आपके खुद के घर में होगा अगर 7/12 किसी का जमीन का, तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है कि जो पीस ऑफ लैंड है एक्चुअली
कहाँ पे जा रहा है, किसके पास है, किसके पास से किसके पास गया, ये एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देता है। और रजिस्ट्रेशन जो होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, नॉर्मली ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि ओनरशिप बताता है वो कि कौन ओनरशिप जो राइट है, यानी कि जो मालिकाना हक जिसको बोलते हैं हम लोग, तो ओनरशिप राइट किस फैमिली के हाथ में है, किस फैमिली के पास पे है, उनके पास क्या स्टेटस है, उनके पास कितना डेप्थ है, कितना लोन है, कितना ट्रांसफर कैसे हुआ है, मतलब एक जमीन, मतलब ये जमीन किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर तो नहीं हुई है, ये सब चीज़ का जो डॉक्यूमेंट्स होता है, उनके गांव का नाम, विलेज का नाम, चीज़ें, ये सभी चीज़ 7/12 पे लिखा होता है। और जो है ये जो विलेज के फॉर्म्स जो होते हैं ना, 7/12 वगैरह जो विलेज के फॉर्म्स होते हैं, वो हर एक गांव में या फिर शहर में तलाठी ऑफिस, आपको पता है तलाठी होता है हर जगह, ठीक है ना, तलाठी, ये तो आपने सुना होगा तलाठी। हम कोई भी गवर्नमेंट का काम डॉक्यूमेंट्स वाला कराना होता है तो हम तलाठी ऑफिस जाते हैं, जो कि हर गांव वगैरह साइड आपको देखने मिल जाता है। तो तलाठी ऑफिस में ये सब चीज़ का जो रिकॉर्ड है वो रेवेन्यू कलेक्शन डिपार्टमेंट में यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। अब इसको रीड कैसे करते हैं, ठीक है ना, ये जो 7/12 एक्सट्रैक्ट है इसको कैसे रीड किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रीड करने की पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो नॉर्मली यहाँ पे 2 तरीका होता है। एक होता है ऑक्यूपेंट क्लास 1, ठीक है ना, एक ये है ऑक्यूपेंट क्लास 1। तो ऑक्यूपेंट क्लास 1 क्या होता है, नॉर्मली ये फर्स्ट ओनर होते हैं। नॉर्मली एक तरीके से बात किया जाए तो ये जो लैंड है इसका मतलब क्या है, ओनरशिप के पास इसका राइट है, जो कि उनको कहां से मिला है, एंसेस्ट्रल से मिला, यानी कि उनके पूर्वज से उनको जमीन मिला है। जैसे कि क्लास 1 में ये हो गए, जैसे कि मेरे फादर ने कोई जमीन खरीदी थी एंड वो अब क्या हो गया, मेरे नाम पे होगा, क्योंकि देखो फादर के जाने के बाद वो ऑटोमेटिकली मेरे नाम पे हो जाएगी। तो इस प्रकार से वो जो जमीन होती है और वो जो 7/12 एक्सट्रैक्ट जो होता है उसको हम लोग ऑक्यूपेंट के क्लास 1 में डिस्क्राइब करते हैं। मतलब वो क्या हो गया, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो गया, यानी हमारे पूर्वज की प्रॉपर्टी हो गई। एंड दूसरा जो होता है ये एक ऐसा होता है कि जो दूसरा जो क्लास 2 जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्यूपेंट, ठीक है। तो ऑक्यूपेंट जो क्लास 2 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये एक ऐसा जमीन होता है जो मार्जिनल फार्मर्स, जो गवर्नमेंट कभी कभी देखो ना फार्मर को जमीन दे देती है, ठीक है ना। फिर ऐसे कुछ लोग होते हैं जो लैंडलेस पीपल होते हैं, यानी कि जिनके पास घर वगैरह नहीं होता, सरकार उनको मुहैया करवा देती है, उनको दे देती है। तो इस प्रकार का जो लैंड होता है जो या फिर बेचा जाता है या फिर लीज पे लिया जाता है, प्लेज किया जाता है या फिर चैरिटी के रूप में दिया जाता है, तो ऐसे टाइप के जो लैंड होते हैं वो ऑक्यूपेंट क्लास 2 के कैटेगरी में आ जाते हैं, जो कि सैंक्शन किया जाता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा। यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, जिसको IAS अधिकारी भी बोला जाता है ना, कलेक्टर साहब, ठीक है, तो वो उनको अलॉट करते हैं, उनको सैंक्शन किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, वो किसके अंडर आ जाएंगे, ऑक्यूपेंट के क्लास 2 के अंदर आ जाएंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं ये 7/12 क्या होता है, कैसे होता है काम और इसके कैसे रीड किया जाता है, ये आपको डिस्कस हो गया होगा। और ये सब चीज़ जो है असेसमेंट किया जाता है, कितना अमाउंट ऑफ टैक्स है उसके अंदर, तो रुपीज़ में या फिर पैसे में इसको काउंट किया जाता है। और बाकी कुछ चीज़ें हैं जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह होता है ये इसके अंदर ही स्टोर किया जाता है, यानी रिकॉर्ड इसमें मेंटेन हो जाता है। क्लियर है। अब एक और चीज़ इससे पता चलता है कि ये जो ज़मीन जो होती है वो एक एग्रीकल्चरल लैंड है या फिर वो नॉर्मली कोई दूसरे टाइप की लैंड है। क्योंकि देखो नॉर्मली क्या होता है, 2 टाइप की ज़मीन होती है, एक खेती वाली ज़मीन होती है और एक नॉर्मल कमर्शियल लैंड होता है। तो इससे ये भी आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि वेदर दिस इज एग्रीकल्चरल लैंड और नॉट, तो इससे एक ये भी आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। अब एक और चीज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी कार्ड। तो ये क्या होता है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी कार्ड क्या होता है, तो प्रॉपर्टी कार्ड की अगर हम बात करें तो ये नॉर्मली क्या होता है कि जो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड जो होता है ना, ये जो भी ओनर के हाथ में रहेगा तो उसके हाथ में क्या होता है, एक प्रॉपर्टी कार्ड होता है। नॉर्मली एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मुझे बताना है कि दिस इज द लैंड विच इज नॉट एन एग्रीकल्चरल लैंड, मतलब ये जमीन जो है ये एक एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, तो वो किससे पता चलेगा, वो पता चलेगा प्रॉपर्टी कार्ड से। क्योंकि प्रॉपर्टी कार्ड में ही ओनरशिप जो होती है नॉन एग्रीकल्चरल लैंड की वो रिकॉर्ड किया जाता है, यानी रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जाता है। जैसे एग्रीकल्चरल के लिए क्या किया जाता है, 7/12, जैसे मैंने आपको बताया 7/12 की जो जमीन, 7/12 का जो एक्सट्रैक्ट है, जो पेपर है, उसमें कौन सा रिकॉर्ड होता है, एग्रीकल्चरल लैंड का रिकॉर्ड होता है। वैसे ही जो प्रॉपर्टी कार्ड है इसमें नॉन एग्रीकल्चरल लैंड का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। और ये जो डॉक्यूमेंट जो है वो ये बताता है, ओनरशिप राइट बताता है कि ये जो लैंड है जो कि नॉन एग्रीकल्चरल है वो किस व्यक्ति के ओनरशिप में आ जाती है, यानी कि मालिकाना हक किसका है इस जमीन के ऊपर। और इसमें पूरा इंफॉर्मेशन होता है, जैसे शहर का नाम होता है, सर्वे नंबर होता है, जो ऑफिसर जो सर्वे करने आता है, जांच पड़ताल करने आता है, उसका सर्वे नंबर होता है, प्लॉट नंबर होता है, कितना टैक्स इस पे भरा गया है, एरिया का प्रॉपर्टी कैसे है, कैसे उनको मिला, ये सभी चीज की जानकारी उस पे मेंटेन की जाती है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी कार्ड बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया बहुत अच्छी तरीके से। तो बस दोस्तों यही था हमारा आज का लेक्चर। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है जितने भी थे इस चैप्टर के अंदर वो होते हैं समाप्त, यानी कि इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 लैंड यूज, ये हो गया टोटली कंप्लीट। तो जल्द आपके लिए और भी ऐसे चैप्टर्स लेकर आएंगे, न्यू चैप्टर्स आपके लिए हम लाते रहते हैं। लेकिन मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और जो जो इंपॉर्टेंट चीज था जो आपने शायद आज तक सुना भी नहीं होगा वो भी चीज मैंने आज एक्सप्लेन कर दिया। बस
आप अच्छे से समझ लो, कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर कर लो और पढ़ाई करते रहना। पढ़ाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्योंकि पढ़ा दिया मैंने, कंसेप्ट समझा दिया, अब उसको याद करना और लर्न करना ये आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अच्छे से पढ़ाई करो, लर्न करो और जितना हो सके उतना अच्छा मार्क्स लेके आओ और साथ में नॉलेज भी रखो उस चीज़ का, ठीक है ना। ठीक है, और बाकी जो चीज़ें हैं वीडियोस प्रेजेंट है प्लेलिस्ट में, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, अच्छे से कामयाब हो, लाइफ में सक्सेसफुल हो। बस इसी के साथ आज का जो वीडियो है दोस्तों मैं समाप्त करूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज हमें कमेंट करके बताना अपनी राय और सजेशन, कैसा लगा है आपको ये सब बता देना। और वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर जरूर से कर देना यार, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर दो दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।